आज हम करेंगे कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। अभिव्यक्ति और माध्यम का लिखा हुआ लेसन है बच्चों। नाट्य रूपांतरण का अर्थ है किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना, परिवर्तित करना, बदलना। जबकि दोनों अलग अलग विधाएं हैं हिंदी साहित्य की, तो वही पढ़ेंगे इसमें हम कि कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। मान लो कोई कहानी है और किसी नाटककार को वो अच्छी लगती है और उसको नाटक में, मंच पर अभिनीत होने वाले नाटक में, आपके टेलीविजन वाले धारावाहिक नहीं बच्चों, तो किस प्रकार से वो उसका नाट्य में रूपांतरण करके अपने दर्शकों को दिखाना अगर वो चाहता है तो क्या क्या उस नाटककार को करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहानी और नाटक में क्या अंतर है। तो कहानी और नाटक में बहुत अधिक अंतर है। दोनों ही हिंदी साहित्य की विधाएं हैं और दोनों ही विधाएं जो हैं वो अलग अलग हैं। कहानी जो है वो पढ़ने और सुनने के लिए होती है और नाटक रंगमंच पर यानी कि मंच पर अभिनीत होने के लिए होता है। लेकिन फिर भी बच्चों दोनों ही विधाओं में कुछ समानताएं हैं तो कुछ भिन्नताएं या असमानताएं भी हैं। हिंदी साहित्य कोश कहानी के बारे में लिखते हैं कि कहानी जो है वो गद्य साहित्य का बहुत ही छोटा सुसंगठित कथा रूप होता है, जबकि नाटक जो है वो जीवन की अनुकृति होता है, अनुकरण होता है। और नाटक को मंच पर अपने जैसे जीवंत पात्रों के माध्यम से, सजीव पात्रों के माध्यम से, चलते फिरते पात्रों के माध्यम से रंगमंच पर दिखाया जाता है। कहानी पढ़ने और सुनने की विधा है। कहानी को यानी कि किसी भी कहानीकार की कहानी को हम जब पढ़ने बैठते हैं तो कहीं से भी हम शुरू कर सकते हैं, कभी भी छोड़ सकते हैं, कभी भी उसको दोबारा से पढ़ सकते हैं। लेकिन नाटक जब रंगमंच पर अभिनीत होता है, किसी नाटककार के द्वारा, निर्देशक के द्वारा जब उसको दिखाया जाता है तो बीच में से हम नहीं छोड़ सकते। वो दृश्य जो निकल जाएगा उसको हम दोबारा नहीं देख सकते। नाटक के लिए मंच सज्जा, ध्वनि, प्रकाश और भी बहुत सारे तकनीकों की आवश्यकता पड़ती है, जबकि कहानी के लिए इस प्रकार की चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों कहानी और नाटक का मूल जो अंतर है, समानताएं और असमानताएं हैं, वो आप बताओगे कि दोनों ही जो विधाएं हैं वो अलग अलग हैं और किस प्रकार से दोनों विधाओं को अलग अलग तरीके से ही पाठक वर्ग होता है, दर्शक वर्ग होता है। और कहानी पढ़ने की एक कला है और नाटक रंगमंच पर जब तक अभिनीत नहीं होता तब तक वो अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, कहानी को नाटक में किस प्रकार रूपांतरित किया जा सकता है। वैसे तो बच्चों कहानी है और नाटक है। हिंदी साहित्य की दोनों ही विधाएं अलग अलग हैं, दोनों ही प्रकार अलग अलग हैं। लेकिन फिर भी मैंने जैसे पहले बताया, कोई भी नाटककार या निर्देशक अगर किसी लेखक की कहानी से प्रभावित होता है, उसको कोई ऐसी कहानी बहुत अच्छी लगती है जिसको वो सजीव पात्रों के माध्यम से मंच पर दिखाना चाहता है, तो किस प्रकार से उस कहानी का नाट्य रूपांतरण होगा, नाटक में किस प्रकार से वो कहानी बदली जाएगी। तो वैसे तो किसी भी कहानी का नाट्य रूपांतरण कोई सहज या सरल काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी बहुत सारे सोपानों से, बहुत सारे चरणों से उसको गुजरना पड़ता है। लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा कि अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो किन किन बातों का ध्यान उस नाटककार को, उस निर्देशक को रखना पड़ेगा और क्या क्या करना पड़ेगा कि बहुत अच्छे ढंग से वो कहानी नाटक पर, मंच पर अभिनीत हो जाए, नाटक के जरिए, नाटक की तरह। तो सबसे पहले तो कहानी का जो कथानक होता है विस्तृत होता है, बहुत बड़ा होता है। सबसे पहला जो काम रहेगा नाट्य में रूपांतरण जब करेंगे किसी कहानी का, तो कथानक का जो विस्तृत रूप है, उस कहानी के अंदर, उस कथानक के अंदर जो भी कोई एक घटना
एक समस्या एक समय और स्थान पर घटित हुई है, उसी के आधार पर दृश्य लेखन का जो काम है वो किया जाएगा। यानी कि एक घटना एक समस्या जिस समय और स्थान पर घटित हुई है उसका एक दृश्य बन जाएगा, दूसरी कोई घटना समस्या या किसी पात्र के माध्यम से जहां भी घटित हुई है उसका दूसरा दृश्य बन जाएगा। और दृश्य इस हिसाब से इस तरीके से बनने चाहिए बच्चों कि किसी भी प्रकार की बाधा नाट्य रूपांतरण में ना आए, यानी कि मंच पर किसी भी प्रकार की गतिशीलता में रुकावट उन दृश्यों के माध्यम से ना आए। अगर नाटककार चाहे तो सारे के सारे जो दृश्य हैं मूल कहानी से ले सकता है, यानी कि जिस कहानी को वो नाटक में बदलने जा रहा है वहां से ले सकता है, और अगर आवश्यकता है तो नए दृश्य योजना भी वो बना सकता है उस मूल कहानी के कथानक के आधार पर। दूसरा काम संवाद लिखने का करना पड़ेगा। कहानी में जो संवाद होते हैं पात्रों के, उसमें तो कहानीकार लिख देता है और पाठक वर्ग उसको पढ़ लेता है, लेकिन मंच पर जब पात्रों के द्वारा, सजीव पात्रों के द्वारा वो संवाद बुलवाए जाएंगे तो वो संवाद कैसे हो कि बहुत अधिक प्रभाव दर्शक वर्ग के ऊपर पड़े। तो वो जो संवाद है बच्चों वो पात्रानुकूल हो, प्रसंगानुकूल हो, कहानी के मूल कथानक के अनुसार हो। लेकिन अगर नाटककार अपने नाटक को बहुत अधिक प्रभावशाली बनाना चाहता है, किसी प्रकार की रुकावट या बाधा उसके अंदर नहीं चाहता, तो वो चाहे अगर उसको सही लगे किसी भी नाटककार को या निर्देशक को जिस कहानी का नाट्य रूपांतरण करने वो चला है, तो संवादों को थोड़ा छोटा वो कर सकता है काटकर, या कोई नया संवाद भी लिखा जा सकता है। उसके बाद है बच्चों पात्रों का चरित्र चित्रण कैसे हो। जब किसी भी कहानी का नाट्य रूपांतरण किया जाता है तो पात्रों का चरित्र चित्रण कैसे होगा। तो कहानी में तो पात्रों के चरित्र चित्रण के बारे में कहानीकार लिख देता है। मान लो कोई गरीब पात्र कहानी के अंदर है तो उसकी वेशभूषा के बारे में लिखा जा सकता है, पाठक पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर उसी चीज को मंच पर दिखाना हो तो क्या दिखाएंगे। आर्थिक स्थिति अगर किसी पात्र की सही नहीं है तो किस प्रकार से नाटककार उसको दिखाएगा। तो यहाँ पे ईदगाह कहानी, मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई जो ईदगाह कहानी है उसका एक पात्र है हामिद, बच्चा है और उसकी जो आर्थिक स्थिति है घर की वो अच्छी नहीं है, तो उसका नाट्य रूपांतरण अगर किया जाएगा तो किस प्रकार से नाटककार हामिद के बारे में, उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में मंच पर वो दिखाएगा। कि उसके पैरों में जूते वो नहीं दिखाएगा, एक ऐसा दुबला पतला लड़का, गरीब सा लड़का वो पात्र लिया जाएगा, उसके पैरों में जूते नहीं पहनाए जाएंगे और उसके जो कपड़े हैं पैबंद लगे होंगे, यानी कि फटे पुराने कपड़ों में उसको दिखाया जाएगा, ताकि जो प्रभाव है दर्शकों के ऊपर, प्रभावशाली एक नाट्य रूपांतरण हो, नाटक हो, मंच पर अभिनीत हो। जबकि कहानी में तो पात्रों के चरित्र चित्रण के बारे में, उनके काम के बारे में, व्यवसाय के बारे में लेखक सिर्फ लिख देता है और पाठक वर्ग पढ़ लेता है। लेकिन जब किसी कहानी का नाट्य रूपांतरण किया जाएगा तो इन सारी चीजों का ध्यान निर्देशक को भी और नाटककार को भी रखना पड़ेगा। और इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि मंच की साज सज्जा क्या है, ध्वनि क्या है, प्रकाश व्यवस्था क्या है, इन सारी चीजों का भी ध्यान नाटककार को रखना पड़ेगा। उसके बाद है कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय किस मुख्य समस्या का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों वैसे तो किसी भी कहानी का नाट्य रूपांतरण जब नाटककार करता है तो बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं। जैसा कि सेकंड क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा कि कहानी का बहुत विस्तृत कथानक होता है। सबसे पहले तो उनको घटना के आधार पर या समस्या के आधार पर, समय स्थान के आधार पर विभाजित करना, उनका एक दृश्य बनाना, फिर नया दृश्य बनाना, उसके बाद संवादों के बारे में सोचना, उसके बाद पात्रों का चरित्र चित्रण कैसे दिखाया जाएगा, ये सब कुछ। लेकिन सबसे मुख्य समस्या जो है वो पूछी गई है, तो वो क्या आती है। सबसे बड़ी समस्या किसी भी कहानी को जब हम नाटक में बदलते हैं तो ये आती है कि जो मंच पर पात्र खड़ा होता है अपनी भूमिका निभाने के लिए, उसके मन में जो मनोभाव चल रहे होते हैं, मन के अंदर जो बातें चल रही होती हैं, तो उनको सामने बैठे दर्शकों को वो कैसे दिखाए। इस प्रमुख समस्या का सामना नाटककार को करना पड़ता है। लेकिन आजकल एक ऐसी तकनीक वॉइस ओवर जिसको कहा गया है वो आ गई है कि सामने मंच पर पात्र खड़ा होता है,
और उसके मन में जो भी विचार चल रहे होते हैं वो दर्शकों को सुनाई देते हैं। तो इस तकनीक के माध्यम से, वॉइस ओवर जो तकनीक है, इसके माध्यम से इस मनोभाव वाली जो प्रमुख समस्या है जिसको दिखाना मुश्किल हो जाता था, वो समस्या का समाधान आजकल कर लिया गया है। पहले क्या होता था, पात्र सामने होता था, प्राचीन जो हमारे नाटक होते थे मंच पर अभिनीत, और पर्दे के पीछे से एक आवाज आती रहती थी जो दर्शकों को सुनाई देती थी। तो आज उस तकनीक के माध्यम से वो आवाज मंच पर आती है, मन में जो विचार उसके चल रहे होते हैं और वो दर्शकों को सुनाई देती है। उसके बाद है बच्चों, कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय दृश्य विभाजन और किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो सबसे मुख्य जो बात है, किसी भी कहानी का नाट्य रूपांतरण जब करना आरंभ करेगा निर्देशक या नाटककार, जो भी कहानी उसको अच्छी लग गई है, तो दृश्यों का विभाजन तो बहुत जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन में भी मैंने समझाया कि सबसे पहले तो दृश्यों का समय और स्थान के आधार पर उस मूल कहानी का जो विस्तृत कथानक है, बहुत बड़ा कथानक है, उसको समय और स्थान के आधार पर विभाजित करना पड़ेगा कि एक घटना एक समय और एक स्थान पर हुई है तो उसका एक दृश्य, दूसरी घटना जिस समय जिस स्थान पर हुई है उसका दूसरा दृश्य, और एक दृश्य दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से मेल खाए। किसी प्रकार के नाट्य रूपांतरण करते समय या नाटक को मंच पर अभिनीत करते समय किसी प्रकार की बाधा या रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो दृश्य लेखन का काम ही किया जाता है। और किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि किसी भी कहानी का नाट्य रूपांतरण करना कोई सरल या आसान काम नहीं है। उसके बाद बात आती है संवादों की, उसके बाद बात आती है पात्रों के चरित्र चित्रण की। तो इन सारी बातों का बखूबी ध्यान नाटककार को, कहानीकार को रखना पड़ता है, ताकि उस कहानी का जो नाट्य रूपांतरण है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। उसके बाद है कहानी के पात्रों के नाट्य रूपांतरण करते समय कौन कौन से कदम आवश्यक हैं। बच्चों, शुरू से बता रही हूं कि वैसे तो दोनों ही विधाएं अलग अलग हैं। कहानी अलग विधा है हिंदी साहित्य की, नाटक अलग विधा है। कहानी पढ़ने के लिए होती है, नाटक रंगमंच पर अभिनीत होने के लिए होता है। लेकिन फिर भी किसी कहानी का नाट्य रूपांतरण जब किया जाता है तो आवश्यक जो कदम है, आवश्यक जो बातें हैं, उनका ये ध्यान रखा जाता है, या इसलिए कोई नाटककार या निर्देशक उसको मंच पर रूपांतरित करके बदल कर लेकर आता है ताकि उसका जो प्रभाव है दर्शकों के ऊपर या समाज के अंदर और अधिक अच्छे ढंग से जाए। जैसे हामिद का ही उदाहरण हम ले सकते हैं कि हामिद जो बच्चा है, ईदगाह कहानी में उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है। कहानी में ये सब कुछ लिखा हुआ है, उसकी वेशभूषा के बारे में या किसी भी चीज के बारे में या तो थोड़ा बहुत इशारा लेखक कर देता है या थोड़ा बहुत लिख देता है, या पढ़े हुए को देखकर हम अंदाजा लगा लेते हैं कि किस प्रकार से उसके मन में जो बातें चलती हैं कि वो बहुत ही गरीब है। मेले में जब वो पहुंचता है तो उसके पास 2 पैसे हैं और 2 पैसे से वो क्या खरीदे और क्या ना खरीदे, इस प्रकार का जो विचार है, द्वंद है, उसके मन में चल रहा होता है। तो कहानी में तो ये हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, अंदाजा भी लगा लेते हैं, लेकिन इसी हामिद पात्र को नाटक के माध्यम से मंच पर जब कोई नाटककार या निर्देशक दिखाएगा, प्रदर्शित वहां पे करेगा, इसका चरित्र चित्रण करेगा, तो वही बात है कि उसके जो कपड़े हैं फटे पुराने हो, उसकी हालत ऐसी दिखाई जाए कि सामने बैठा दर्शक वर्ग और भी संवेदनशील हो, या बहुत अधिक प्रभावशाली पात्र से, इस प्रकार के पात्रों से अभिनय करवाया जाए कि समाज के ऊपर और अधिक अच्छा जो प्रभाव है वो पड़े। तो हामिद का जो द्वंद है वो वॉइस ओवर वाले क्वेश्चन में भी है बच्चों, कि उसके मन में जो मनोभाव चल रहे होते हैं उनको मंच पर कैसे दिखाया जाए। कि 2 पैसे हैं, मेले में जब वो ईद वाले दिन पहुंचता है अपने साथी बच्चों के साथ, तो बहुत द्वंद है उसके मन में, विचार चल रहे हैं कि क्या ले और क्या ना ले, मिठाई खिलौने खरीदे या अपनी बूढ़ी दादी जिसका रोटी बनाते समय हाथ जल जाता है तो चिमटा वो ले। तो इस प्रकार के मनोभाव जब चलते हैं तो वो वॉइस ओवर तकनीक से ही वो दूर किए जा सकते हैं या सुनवाए जा सकते हैं दर्शकों को। तो इस प्रकार के जो पात्र हैं उनका चरित्र चित्रण
किसी कहानी से उठाकर प्रभावित होकर जब नाटककार निर्देशक करते हैं तो बहुत ही प्रभावशाली पात्र उनको चाहिए, जिसके माध्यम से मंच पर ये सब कुछ जब अभिनीत होगा तो दर्शक वहां बैठे हुए तो प्रभावित होंगे ही होंगे। वहां का जो माहौल होगा, वातावरण होगा, बहुत ही संवेदनशील होगा और लोगों के ऊपर बहुत अधिक जो अच्छा प्रभाव है वो पड़ेगा। तो इस प्रकार से बच्चों, किसी भी कहानी का नाट्य रूपांतरण कोई नाटककार या निर्देशक कैसे करता है और किस प्रकार से किन किन बातों का ध्यान उसको रखना पड़ता है, क्योंकि कहानी पढ़ने और सुनने की विधा है और नाटक मंच पर अभिनीत होने की विधा है। तो किसी कहानीकार की कहानी से प्रभावित होकर जब कोई निर्देशक या नाटककार उसको नाटक में रूपांतरित करता है, नाटक में बदलता है और अपने सजीव पात्रों के माध्यम से मंच पर अभिनीत उसको करवाता है, तो उसी को कहानी का नाट्य रूपांतरण कहा जाता है। थैंक यू बच्चों।